वेलकम बैक एवरीवन। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है तो उसमें पैरेंट चेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रूल्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था। और साथ ही साथ ये हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर हमें पैरेंट चेन फाइंड आउट कर ली है तो उस पैरेंट चेन में नंबरिंग कैसे करने वाले हैं हम उन पैरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन्स की। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए पैरेंट चेन को फाइंड आउट करना सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद उस पैरेंट चेन में हमें नंबरिंग करनी होती है। अगर हम लोगों ने ये दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आता है या आपका अगर आपको नॉमेनक्लेचर पे कमांड करना है तो सबसे पहले आपको पैरेंट चेन फाइंड आउट करने और उसे नंबरिंग करने पे कमांड करना होगा। तो अगर आपका वो टॉपिक थोड़ा सा भी वीक है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को विजिट कर लीजिए। जब उस पे आपको कमांड हो जाए तो आप इस लेक्चर पे आइएगा। हाँ, अगर आपने वो वीडियो प्रॉपर्ली देखा हुआ है और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो हम आज के लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके नॉमेनक्लेचर कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग रिकॉल कर लेते हैं वही सारी बातें कि पैरेंट चेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही क्विकली हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पैरेंट चेन को फाइंड आउट करने के लिए सारे रूल बता दिए थे। तो लेट्स से अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा पैरेंट चेन हमेशा लॉन्गेस्ट नहीं होती है। ठीक है, पैरेंट चेन इज नॉट लॉन्गेस्ट ऑलवेज। पैरेंट चेन हमेशा लॉन्गेस्ट नहीं होती। उसमें सबसे जरूरी बात ये होती है कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है और अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन चूज करने के बारे में सोचूं तो कोई भी स्टूडेंट जिसे लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन चूज करने का रूल बहुत ही अच्छे से पता है तो बार बार वो इस पैरेंट चेन को फाइंड आउट इस पर्टिकुलर चेन को पैरेंट चेन अज्यूम करेगा। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग पैरेंट चेन भले ही छोटी हो पर उसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स जरूर आने चाहिए। तो इसका मतलब है पैरेंट चेन ये वाली अगर किसी ने चूज करी तो वो रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट पैरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन नीचे वाली पैरेंट चेन के कंपैरिजन में कम होंगे। चाहो तो काउंट कर लो। नीचे अगर हम जाते तो हमारे पास कितने कार्बन आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम आगे चले गए तो हमारे पास पैरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6। भले ही पैरेंट चेन छोटी है, ठीक है, उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है पर फिर भी ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस पैरेंट चेन में हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है जो कि नीचे जाने पर हमें नहीं मिलता। तो पैरेंट चेन भले ही छोटी हो जाए पर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप्स जरूर आने चाहिए। आई होप आपको ये वाली बात रिकॉल हो रही होगी। तो फटाफट एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कमांड बन जाए कि हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए फंक्शनल ग्रुप को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमें कोई इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर पैरेंट चेन कौन सी होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है, हमें पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लाइन का हर एक एंड दरअसल में कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी हमारे पास यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी सीवेज के कार्बन से अटैच है, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन होगा। इस तरह से हर एंड पर एक कार्बन प्रेजेंट होने वाला है। और अगर अभी भी मैं हीट बना दिखाकर अपने पैरेंट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान के चलूं और फिर से अगर इस तरह की चेन हम लोग चूज कर लें पैरेंट चेन के लिए जो इस तरह से जाएगी पूरी, तो हमें पता है कि ये पैरेंट चेन एक्चुअली में क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दिस इज रॉन्ग पैरेंट चेन। क्योंकि पैरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, भले ही चेन की लेंथ क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो उस रूल को अगर हम लोग फॉलो करें तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास पैरेंट चेन जो करेक्ट आने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, हमारे पास जो पैरेंट चेन करेक्ट आने वाली है वो हो जाएगी यहाँ पर ये सीवेज को इन्वॉल्व करते हुए जो हम ये पूरी पैरेंट चेन चूज करेंगे। क्योंकि ऐसा करने पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उससे भले ही चेन की लेंथ छोटी हो जाए वो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपको पैरेंट चेन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर विजिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पैरेंट चेन को फाइंड आउट करने के बाद आइडिया आता है नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग करने के रूल्स क्या थे, अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं, नंबरिंग करने के लिए हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि पैरेंट चेन के उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को, याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अटैच कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। और कई बार क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन होता है, जैसे कि COH, तो उसका कार्बन भी पैरेंट चेन में काउंट होता है, तो उसे ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट था, ये अच्छे से याद रखिए। इसके बाद मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पैरेंट चेन में, तब क्या करेंगे, तब अगर इस रूल से आइडिया नहीं मिल पा रहा तो हम लोग चूज करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ये भी बात याद रखिए। लेकिन ये रूल तब फॉलो होता है अगर ऊपर वाला रूल फॉलो ना हो रहा हो, ठीक है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। फिर अगर ये दोनों ही रूल फॉलो नहीं होते तो हमें लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल को फॉलो करना होता है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ये तीनों रूल से जजमेंट ना मिल पाए तब चौथे रूल पे आप जंप करोगे, वो है सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसे मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस करा है, ठीक है। आज तो मैं से बस आपको रिकॉल कराने में जल्दी जल्दी कवर करूंगा, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करना है, तो लास्ट क्लास वाला वीडियो बहुत अच्छे से विजिट कर लीजिएगा, उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हमारे लास्ट आएगा, ठीक है। तो इसको भी एक काम करते हैं, फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे इसकी फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पैरेंट चेन है कुछ इस तरह की, यहां पर, ठीक है, ये हमें दे रखी है पैरेंट चेन। अब इस पैरेंट चेन को हमें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो काम करते हैं, कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में पैरेंट चेन फाइंड आउट करते हैं। तो पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर आने चाहिए। इस रूल को फॉलो करते हुए ये हमारी पूरी पैरेंट चेन हो जाएगी। अब अगर नंबरिंग करनी है तो देखो, एक्चुअली में चेन के क्या होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एक एंड यहां पर है, दूसरा एंड यहां पर है। नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही नंबरिंग सही होगी। अब अगर मैं नंबरिंग करता तो इसे 1 दे सकता था, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। ये नंबरिंग तब होती अगर मैं COH वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करता। और एक बात नोटिस करो, यहाँ पर COH का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट है। एक पर्सन नंबरिंग कर सकता है CH3 वाले कार्बन से 1 2 3 4 5। विच नंबरिंग इज करेक्ट? तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। रूल्स में सबसे पहला रूल ये था कि पैरेंट चेन में नंबरिंग वो वाली करेक्ट मानी जाएगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर COH ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है और उसमें ही कार्बन है, तो हम चाहेंगे COH के कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हमें पता है कि यहाँ से नंबरिंग करने पर COH से स्टार्ट करने पे नंबर 1 मिल रहा था, और इस तरफ से स्टार्ट करने पे CH3 से स्टार्ट करने पे नंबर 5 मिल रहा था। तो ये वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इन रूल्स का ध्यान रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कभी कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमें जजमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह का दे दिया गया है, ठीक है, लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहां पर दे रखा है और हमें ट्रिपल बॉन्ड यहां पे दे रखा है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां पे, तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4 और 5 के बीच में। ये तब है जब नंबरिंग मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर नंबरिंग मैं राइट से स्टार्ट करूं तो क्या होने वाला है, तब ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 पर आएगा और डबल बॉन्ड 4 और 5 पे आता है। तो इसमें नंबरिंग किसको सही मानी जाती है, इसमें नंबरिंग फिर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फॉलो करनी होती है, क्योंकि हर जगह से हमें बिल्कुल क्या मिल रहा है, सिमेट्रिकल नंबरिंग मिल रही है। तो इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, डबल बॉन्ड को इन से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन से। तो इन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देने की वजह से नंबरिंग ये वाली सही मानी जाएगी और ये वाली गलत। लेकिन याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली रूल तभी फॉलो होता है जब
हम एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। कहने का मतलब क्या, एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, हमारा डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन पे पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे पड़ेगा। पर अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं तो राइट साइड से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड तो 1 पे ही आ जाएगा और 1 और 2 के बीच में, और डबल बॉन्ड जो आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग को फॉलो करता तो फर्स्ट कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि राइट साइड से नंबरिंग करने पर फर्स्ट पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले जिसपे कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ऊपर वाले केस में दोनों जगह से सेम हो रहा था, इसीलिए वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ा। यहां पर हम बिना प्रॉब्लम के बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे राइट से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग करने पर फर्स्ट कार्बन पे कुछ भी नहीं है। तो ये नंबरिंग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाली जिसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, वो सही है और ऊपर वाली गलत है। तो कैसे रूल्स को फॉलो करना है बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक बार आपने पैरेंट चेन को फाइंड आउट कर लिया और उसकी नंबरिंग कर ली तो उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे आने वाला है। ठीक है, चलो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हमें नाम देना होता है, तो नाम देने के लिए मैं आपको एक बात और रिकॉल करा दूं। हम लोग सिंटेक्स क्या फॉलो करते हैं, हम लोग ये सिंटेक्स फॉलो करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हुए, नाम देने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्सेस को हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड में हमारी पैरेंट चेन में जितने कार्बन होते हैं हम उसको नाम देते हैं। अगर जैसे एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो, ठीक है, अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो। ऐसी पूरी टेबल मैंने लास्ट वाली वीडियो में कवर करी हुई है, आप उसे जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर आप भूल गए तो। ठीक है, रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, प्राइमरी सफिक्स में हम ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स की जगह इस्तेमाल होता है एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड का यूज होता है। और फिर अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब वहां पर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, सेकेंडरी सफिक्स दरअसल में फंक्शनल ग्रुप्स को नेम देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें पैरेंट चेन तो फाइंड आउट करना आता ही है, हमें नंबरिंग करना भी आता है। तो एक काम करते हैं, थोड़े से नेम्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया बड़ा सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। मैंने कहा कि इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम देना है। बहुत ही सिंपल है, हम 2 मिनट के मतलब बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। पैरेंट चेन को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो ये स्ट्रेट चेन पैरेंट चेन होने वाली है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हम चाहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जहां, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट है, ना तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम चाहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जहां से सबसे पास पड़े वहां से नंबरिंग करें, क्योंकि वही नंबरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग सही होगी। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हमें पता चल गया कि नंबरिंग तो यही होने वाली है। इसमें सेकंड कार्बन पे पैरेंट चेन में लगा हुआ है क्लोरीन और थर्ड कार्बन पे लगा है ब्रोमीन। तो हमें पता है क्लोरीन और ब्रोमीन एक्चुअली में सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दिया जाता है प्रीफिक्स में, लेकिन हमारे पास 2 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक है क्लोरो और एक है ब्रोमो। तो किसको नाम पहले दें? तो इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए IUPAC ने बड़ा सिंपल रूल बताया कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो उनके नेम प्रीफिक्स में देते हुए हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं और उनके नाम के पहले उस कार्बन की लोकेशन भी बताते हैं या उस कार्बन का नंबर भी बताते हैं जिस नंबर ऑफ कार्बन से वो सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन से जुड़ा है। जैसे Br थर्ड कार्बन से जुड़ा है और क्लोरीन सेकंड कार्बन से जुड़ा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम ब्रोमीन को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि थर्ड कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अच्छा, याद रखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर में Br को ब्रोमो बोला जाता है ना कि ब्रोमीन, तो अगर आपने ब्रोमीन नाम लिख दिया तो उसे गलत कंसिडर करा जाएगा। ऐसे Cl को क्लोरो बोला जाता है ना कि क्लोरीन, तो अगर आपने क्लोरीन लिख दिया तो उसे भी गलत कंसिडर करा जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है।
तो थर्ड कार्बन पर ब्रोमो लगा है, सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरो। ये हमारा कंपाउंड हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ कार्बन्स, 5 नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे एन, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स लगाने की कोई जरूरत हमें नहीं है। चलो, अब यहाँ पर छोटे छोटे रूल्स का याद रखना है, रूल्स के बारे में हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए ऑफ सेम काइंड, ठीक है, तो मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सेम काइंड अगर आ गए तो वहां पर नाम कैसे दिया जाता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, ज्यादा चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन वाला नोट अगर आपको लेना हो, देखिए बाकी सारे नोट्स तो आपको एक्चुअली में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ये सारे लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक स्क्रीन वाली चीज एक्चुअली में नहीं आ पाती है उन नोट्स में, तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये प्रैक्टिस है, तो अगर आप प्रैक्टिस खुद कर लेंगे तो आपको मतलब इतना अच्छे से ये आ जाएगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं। तो मैं जो रूल बता रहा था वो ये था, मान लीजिए अगर मेरे पास Cl ही 2 बार आ गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सेम सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस आ गया, तो इसको नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे? तो इसके नॉमेनक्लेचर का जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है। अगर कोई भी एक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस आता है, ठीक है, तो अगर वो 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके रिपीटिशन को बताने के लिए हम एक एफिक्स, उसके नाम के पहले एक एफिक्स लगाते हैं, डाई। अगर वो 2 बार रिपीट हुआ है, अगर वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो 4 बार रिपीट हुआ है तो टेट्रा, ऐसे ही अगर वो 5 बार रिपीट हुआ है तो पेंटा वर्ड का यूज करेंगे, और ऐसे ही हेक्सा, हेप्टा वगैरह वर्ड यूज होते हैं। बट आपके सिलेबस में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 बार ही वो मिलेगा, इससे ज्यादा बार कोई सेम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम्स नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर की बुक से अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो 5 बार लगा दे, 10 बार लगा दे, वो एक अलग बात है। बट आपके एग्जाम्स में आपको एक कॉमन सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारी बार नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है तो पैरेंट चेन फाइंड आउट करें, तो पैरेंट चेन तो यही हो जाने वाली स्ट्रेट चेन। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम चाहेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच कार्बन उसे लोएस्ट नंबर मिले। लेकिन कई बार बच्चे इस रूल को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है, रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं यार Cl से अटैच कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो क्यों ना नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर ले। नहीं भाई, आपको एक बात याद रखनी है, नंबरिंग पैरेंट चेन की करनी है। चेन में 2 एंड्स होते हैं, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट या मतलब दोनों में से किसी एक एंड की तरफ से स्टार्ट होगी, मतलब जहां से चेन स्टार्ट हो रही है हमें नंबरिंग वहां से करनी होगी, बीच से नहीं कर सकते हम नंबरिंग। ठीक है, तो अगर आपने सोचा कि यार C इस Cl को जिसे C अटैच है इसे लोएस्ट नंबर देना है, तो क्यों ना इसे ही नंबर 1 बोल दे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस C से पहले भी पैरेंट चेन में कार्बन है, तो उसे भी हमें नंबर प्रोवाइड करना है, तो हम उसे ही नंबर 1 बोलेंगे। फिर ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5। अब सेकंड और थर्ड पे 2 क्लोरीन लगे हैं, तो क्योंकि 2 लोकेशंस पे लगा है तो उसका नंबर हमें बताना पड़ेगा 2,3। 2 बार क्लोरीन लगा है तो हम बोलेंगे डाई क्लोरो। देयर आर 5 कार्बन, तो हम वर्ड यूज करेंगे पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम्स एक ही कार्बन पे मिल जाएगा, और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम्स एक ही कार्बन पे मिल गया तो उसे नॉमेनक्लेचर आप कैसे दोगे? तो इसमें बच्चे जल्दबाजी में क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे यहाँ पर पैरेंट चेन अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये स्ट्रेट चेन पैरेंट चेन हो जाएगी, और अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब अगर मुझे इसे नाम देना है तो मुझे पता है ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बोलूंगा 4 पे ब्रोमो लगा है। अब बच्चे क्लोरीन को नंबर देते टाइम गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगे हैं, तो वो बस 1 बार 2 लिखते हैं, जबकि आईयूपीएसी के रूल्स में बहुत क्लियरली मेंशन है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जहां पर लगा है या जिस कार्बन पे लगा है पैरेंट चेन पे, उसका नंबर आपको बताना है। तो अगर आपने सिर्फ 1 बार 2 लिखा तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक क्लोरीन की पोजीशन बता रहे हो, दूसरे क्लोरीन की पोजीशन को बताने के लिए एक और बार 2 का यूज करना पड़ेगा। और आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नंबर के बाद एक और नंबर आपको लिखना है तो हम लोग कॉमा यूज करते हैं, और अल्फाबेट के बाद अगर नंबर लिखना होता है तो हम लोग हाइफन का यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हाइफन लगाया हुआ है। तो 2,2 आ गया, 2 क्लोरो है तो हम लोग बोलेंगे डाई क्लोरो। अब यहाँ पर टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को जो रूट वर्ड होता है वो होता है हेप्ट।
सब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो हो जाएगा एन। तो हम लोग इस तरह से इस कंपाउंड को नाम देंगे। अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसकी वजह से भी कई क्वेश्चन गलत होते हैं। तो उस रूल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही मतलब सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रूल है, ठीक है। वो रूल क्या है कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को उसके रिकरिंग नेचर को बताने के लिए कि वो 2 बार आया है, 3 बार आया है या मल्टीपल टाइम्स आया है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा। लेकिन ये जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्हें एफिक्स बोला जाता है। इन एफिक्स के अल्फाबेट्स को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते नेमिंग देते टाइम, क्योंकि नेम देने के लिए रूल क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का फॉलो करना होता है। अब डाई ट्राई जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के नेम का पार्ट नहीं है, वो तो बस उसके रिकरिंग नेचर को बता रहे हैं कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस बात को एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से सीखेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, मतलब अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक करते, ठीक है, अगर ये रूल हमें प्रॉपर्ली नहीं पता है तो, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो उन्हें कंफ्यूज भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो यहाँ पे 2 CL लगाए, ठीक है, एक काम करता हूँ CL एक ही लेता हूँ, BR 2 बार लगाऊंगा, ठीक है। CL एक टाइम मैंने लिया और मैं BR को एक काम करता हूँ 2 बार ले लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ऐसे आ गया CS3। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात नोटिस करिएगा, दरअसल में पेरेंट चेन तो ये हो गई। अब अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उस साइड ऑफ कार्बन से करिएगा या उस साइड ऑफ चेन से करिएगा जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, जिसे हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी बोला जाता है। अलग अलग चीजें, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर 2 BR पास में पड़ेंगे, जबकि अगर राइट साइड से नंबरिंग करता तो सिर्फ 1 CL हमें मिलता। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कहां से क्लोज पड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे। तो लेफ्ट साइड वाली राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग को हम लोग क्या मानेंगे, सही मानेंगे। लेफ्ट साइड से मेरा कहने का मतलब था राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, वो नंबरिंग सही होगी, ठीक है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगे, तो एक तरह से हमारे पास 2,2 डाई ब्रोमो है। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, बस प्रीफिक्सेस को अलग अलग लिख रहा हूं, और मेरे पास 3 पे क्लोरो लगा हुआ है। अब जिस बच्चे को ये रूल याद नहीं है कि डाई या ट्राई जो एफिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते, तो जब वो नाम देगा तो सी का, क्लोरो का सी, वो डाई ब्रोमो के डी से पहले सोचेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा और वो क्लोरो को पहले लिख देगा। लेकिन अगर ऐसा करा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डाई ब्रोमो में जो डाई वर्ड आया है ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम का पार्ट नहीं है, ये बस सब्स्टिट्यूएंट के रिपीटिशन को बता रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट के नेम पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं उस सही नाम दूंगा तो सही नाम अभी भी क्या होगा, 2,2 डाई ब्रोमो। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड कार्बन पे क्लोरो लगा है तो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड आएगा ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास कंपाउंड में जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा वो आ जाएगा एन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसे नाम दे सकते हैं। ये रूल बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बुक में ये नहीं लिखा होता है, कई बार टीचर भी मिस कर जाते हैं। इस रूल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। दिस रूल इज वन काइंड ऑफ अ गोल्डन रूल। ये छोटी छोटी चीजें जो हमसे मिस हो जाती हैं, और टीचर्स जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट कर रहे हैं, जो खुद इतने ब्रिलियंट माइंड वाले होते हैं, उन्हें हर ऐसी छोटी छोटी बारीकियां पता होती हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर सकते हो या क्या इन्फॉर्मेशन कई बार आपको पता नहीं होती है, तो वो उसी पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी पॉइंट्स भी नोमेनक्लेचर में याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो अब अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हम लोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे अपने नेमिंग में जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल मैंने आपको दी है, ये टेबल फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल है, और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप की टेबल है ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में है। ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले एक बार देखते हैं फंक्शनल ग्रुप अलग अलग टाइप के कौन से हैं। तो टेबल के फर्स्ट कॉलम में जो हमें यहाँ पर नाम दिए गए, ये दरअसल में फंक्शनल ग्रुप के नेम्स हैं।
जैसे सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका सिंबल ये होता है COOH। R का मतलब होता है ये किस तरह का एल्किल ग्रुप है। फिर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं, जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। R और R डैश तो एल्किल ग्रुप जो इससे अटैच है उसको रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड यहां पर दे रखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्टर है। एसाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें ऐसा स्ट्रक्चर हो। X क्या है, X कोई हेलोजन ग्रुप हो सकता है, X की जगह पे फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन आ सकता है। फिर हमारे पास अमाइड्स होते हैं जो इस तरह के हैं, यहाँ पर R और R डैश एल्किल ग्रुप हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। अमाइड जो अपने सिलेबस में सबसे कॉमन हम लोग पढ़ेंगे वो इस तरह का पढ़ेंगे, ठीक है, CONH2। यहाँ पर जो आप R और R डैश और R डबल डैश देख रहे हो, ये दरअसल में दोनों ही चीजें हाइड्रोजन होंगी। तो ये बड़ा ही कॉमन अमाइड है जो आपको फ्रीक्वेंटली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास नाइट्राइल्स आते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, CN। एल्डिहाइड्स होते हैं, उसका सिंबल CHO होता है, ठीक है। थायो एल्डिहाइड्स होते हैं, तो थायो वर्ड जब भी आएगा तो जो भी हमारा कंपाउंड था जिसमें ऑक्सीजन था पहले, उसकी बजाय हम सल्फर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, एल्डिहाइड में हमारे पास CHO ग्रुप था, थायो एल्डिहाइड में O की जगह पर बस क्या आ गया है, S आ गया है। ऐसे हमारे पास कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन में CO ग्रुप होता है, यानी CO से एल्डिहाइड में जहां H अटैच था, कीटोन में वहां पर कोई एल्किल ग्रुप अटैच होगा, ना कि हाइड्रोजन अटैच होगा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी एल्डिहाइड को बनाने के लिए CO वाले ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच होता है। CO वाले ग्रुप को मोस्ट कॉमनली कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है। पर अगर कीटोन हमें बनाना है तो कीटोन में दोनों साइड पे स्ट्रिक्टली एल्किल ग्रुप ही होने चाहिए। ये इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। यानी CO वाला कार्बन दोनों साइड पे कार्बन से अटैच होना चाहिए, पर एल्डिहाइड में CO वाला कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच होगा और दूसरी तरफ वो एल्किल या हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, OH। थायोल्स होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा OH की बजाय क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा। फिर अमीन्स होते हैं, ईथर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ईथर्स के आगे पहुंचते हो, जैसे ईथर हो गए, सल्फाइड्स हो गए, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है, नाइट्रो वगैरह, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दरअसल में इनका मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है, क्योंकि आपको याद है फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में नाम दिया जाता है, वो दरअसल में इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये मोस्टली काउंट होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, इन्हें हमेशा प्रीफिक्स में नाम दिया जाएगा। किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जैसे ईथर्स हो गए या सल्फाइड्स हो गए, ठीक है। बाकी आपको पता है एल्कीन, एल्काइंस, ये दरअसल में क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स, तो इसको प्रीफिक्स में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है, तो उसके बारे में भी एक मिनट बात कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, बस 1 मिनट का डिस्कशन है आपको ये समझाने के लिए कि डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या चीज। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरे पास एक COH ग्रुप लगा है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। मेरे पास एक OH लगा हुआ है जो कि एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और CHO लगा हुआ है जो कि दरअसल में एल्डिहाइड का कंडेंस फॉर्म है। अब मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो क्या मैं तीनों को फंक्शनल ग्रुप मानूंगा? IUPAC ने रूल दिया हुआ है नहीं। हम एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के, याद रखिए डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल, एक एल्डिहाइड है, तब हम लोग किसी एक ही ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने बनाया है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आता है वो अगर हमारे पेरेंट चेन में प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप होने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि मेरे को टेबल याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो में पीछे जाकर देखिएगा कौन है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में, वो है यहाँ पर COH। तो यहाँ पर COH काम करेगा एज फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये जो OH और CHO हैं ये काम करेंगे अब एज सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो इनको नाम देते टाइम हम दरअसल में इन्हें रखेंगे प्रीफिक्स में, और इसको नाम देते टाइम हम लोग रखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। तो अगर मैं आपको
टेबल दिखाऊं तो टेबल में आप देखोगे उस टेबल में प्रीफिक्स नेम भी लिखे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के या फंक्शनल ग्रुप्स के, और सेकेंडरी सफिक्स नेम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो ये वाला जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी याद रखनी पड़ती है। तो याद कैसे होगी, क्या इतना टाइम अपना वेस्ट करेंगे कि उसे याद करें? नहीं, या तो उसके निमोनिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही ये प्रायोरिटी हमें याद हो जाए। ठीक है, और ऐसा होता है, ऐसा मतलब बहुत कॉमनली है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये जो आपको जितनी ज्यादा आप नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस टेबल में मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, प्रीफिक्स नेम भी दे रखे हैं और सफिक्स नेम भी दे रखे हैं। सफिक्स नेम कब इस्तेमाल करोगे, ये सेकेंडरी सफिक्स नेम होते हैं। ये कब इस्तेमाल करने हैं, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा हो, जो भी हमने ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका सफिक्स नेम आप इस्तेमाल करोगे ओइक एसिड। अगर हमारे पास एस्टर है तो आप इस्तेमाल करोगे O8। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा नाम दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर दे रखा है कार्बोक्सिलेट। ये कब इस्तेमाल करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कब ओइक एसिड और O8 इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होने लगे, उसके लिए रूल मैंने बताया कि क्या होता है। ठीक है, तब हमें प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल करना होता है, और इस टेबल में आपको अलग अलग प्रीफिक्स नेम दिए होते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स नेम आपको याद रखने में, वहां पर स्टार लगा देता हूं, इसका जरूर याद कर लीजिएगा, एस्टर का जरूर याद कर लीजिएगा, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स ये नहीं है। ठीक है, अल्कोहल्स, ये सबसे फ्रीक्वेंटली आपको आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इनके भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है आपको। याद तो आपको सभी करने हैं, लेकिन इनको भूलने का चांस आप नहीं ले सकते बिल्कुल भी। इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है, इनके प्रीफिक्स नेम भी और सफिक्स नेम भी। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग ये काम करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी होंगे। चलो, तो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, यहाँ पर CH लगा हुआ है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर भी एक CH लगा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेरे को नाम देना है। सबसे पहला काम है पैरेंट चेन को फाइंड आउट करना। पैरेंट चेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि पैरेंट चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ पाए, जितने ज्यादा आ सकते हैं उतने ज्यादा है। तो हमारे पास, अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, अब हमारे पास यहाँ पे 2 CH ग्रुप है और हमें पता है CH एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पैरेंट चेन में दोनों आए। तो दोनों आने के लिए हम पैरेंट चेन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे। तो ये हमारी पूरी पैरेंट चेन हो गई। अब हमें यहाँ पे करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग हम उस कार्बन से करेंगे, ठीक है, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब CH का कार्बन, ठीक है, पैरेंट चेन में खुद इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, CH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से एक कार्बन है और उस कार्बन को भी हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड करा हुआ है। तो हम चाहेंगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो, लेकिन इस CH से स्टार्ट करें या इस CH से, तो क्योंकि दोनों CH है तो ये जजमेंट करना मुश्किल है। तो हम लोग सेकंड रूल पे जाएंगे। सेकंड रूल ये है कि डबल बॉन्ड को हमें क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप से हम लोग जजमेंट नहीं कर पा रहे, तो दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप थे तो 1 इसको भी मिल सकता था, 1 इसको भी, पर नंबरिंग का कौन सी सही मानी जाएगी, जहां से डबल बॉन्ड क्लोज पड़े। तो अगर मैं यहां से इस CH से नीचे आता हूं तो ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ, और अगर यहां से गया तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आप नोटिस करो, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, इस CH से इस CH की तरफ जाता हूं, तो डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आ रहा है। जबकि अगर मैं इस CH से, इस नीचे वाले CH से ऊपर वाले CH पे जाता हूं, तो डबल बॉन्ड 4 और फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है। तो कहां से नंबरिंग कम पड़ रही है, डबल बॉन्ड की ऊपर वाले CH से। तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी और ये नंबरिंग रॉन्ग मानी जाएगी, ये 1 वाली। तो नंबरिंग ये सही है। तो अब अगर नॉमेनक्लेचर देना है, तो ये जो साइड में बॉन्ड डैंगल कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, तो आपको पता है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में अगर एक सिंगल बॉन्ड बाहर की तरफ डैंगल करता है तो वो CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, यानी सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को नाम देना होता है, तो इसी को नाम देना पड़ेगा। CH3 ग्रुप का नाम क्या होता है, CH3 ग्रुप को हम लोग मेथिल ग्रुप बोलते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता है तो मैं फिर से आपसे बोलूंगा, लास्ट लेक्चर में
मैंने ये सारे ग्रुप्स वगैरह बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, एक बार उन फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लीजिए। तो हमारे पास 2 मेथिल आ गया, ये हमारा प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब रूट वर्ड लाना है, तो हमारे पास देयर आर 7 कार्बन, 7 कार्बन का रूट वर्ड जो होता है वो हेप्ट होता है। एन नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड को इन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके लोकेशन को बताने के लिए 3 का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2 मेथाइल हेप्ट 3 इन। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग जगह पे सीवेज लगा हुआ है, और सीवेज को जो फंक्शनल ग्रुप नेम होता है वो यहाँ पर देख लो, आपको क्या दिया, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा इस्तेमाल करें। तो अगर सीवेज ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो, तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट नेम इस्तेमाल करते हैं वो ओइक एसिड करते हैं। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाएगी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, फंक्शनल ग्रुप का सीवेज जो है उसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ पाएगा। मोस्टली ऐसा साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है या एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, ओइक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसे भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तब हम लोग कवर करेंगे अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दे रहे हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, अभी ऐसा कोई झमेला नहीं है, तो हमें पता है ओइक एसिड हमें नाम देना है, पर फर्स्ट और सेवेंथ दोनों कार्बन पे ओइक एसिड लगे हैं, तो दो लगे हैं, तो उसका बताने के लिए डाई वर्ड का भी यहाँ पर भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ करते हैं। लेकिन नंबर दो अलग अलग जगह पर है, तो हम लोग बोलेंगे 1,7 डाई ओइक एसिड। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1,7 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी इतने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यार बड़े छोटे छोटे और बड़े ही क्रूशियल और बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल आते हैं, कि बुक्स में बहुत ही कम दिए होते हैं, मतलब बहुत ही फाइन बुक्स होती हैं जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर बहुत ढंग से देते हैं, जहाँ पर वो छोटे छोटे रूल्स दिए होते हैं। वो रूल्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ही रेयरली किसी बुक में आपको मिले, कई बार टीचर्स को भी ये रूल्स नहीं पता होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हमारे कंपाउंड में मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाए, तब एक बहुत ही छोटे से रूल का ध्यान रखना होता है। कभी कभी इस छोटी सी बारीकी वाले रूल की वजह से भी हमारा नेम गलत हो सकता है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, दो बिल्कुल सेम टाइप के कंपाउंड ले रहा हूँ आपके लिए, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए। एक में बस एक डबल बॉन्ड लिया और एक में मैंने दो डबल बॉन्ड लिया। अब इसमें पेरेंट चेन तो यार देखो कोई झमेला नहीं है, क्योंकि एक ही चेन है, वही पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग लेफ्ट वाले कंपाउंड में यहां से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे आएगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। राइट से भी करते तो भी सेम सिमेट्रिकल सिचुएशन बनती, तो हम कहीं से भी कर सकते थे, चाहे लेफ्ट से या राइट से। यहाँ पर भी पेरेंट चेन एक ही होगी, नंबर 1 ये कार्बन मिलेगा, नंबर 2 इसे, नंबर 3 से, नंबर 4 इसे, नंबर 5 इसे। ठीक है, तो अब मैं इस कंपाउंड को अगर नेम दूं लेफ्ट वाले को, तो कैसे दूंगा भाई, कोई भी साइड चेन वगैरह नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधे रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। 6 कार्बन का रूट वर्ड जो होता है वो हो जाएगा हेक्स, और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाए, तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड की लोकेशन बताई जी हमने पहले कि थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड को नाम कैसे देते हैं, प्राइमरी सफिक्स में इन बोलते हैं, तो हमने बोला हेक्स 3इन। ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम। अब अगर मैं राइट वाले कंपाउंड का IUPAC नेम दूं, तो यहाँ पर बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब हम इसे नाम देंगे तो देखो अब की बार 5 कार्बन है, तो हम लोग रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे पेंट, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे। अच्छा, डबल बॉन्ड एक्चुअली में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ दोनों कार्बन पे लगा होता है, तो डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में आता है। नंबरिंग उस कार्बन की ली जाती है जो लेस नंबर रिक्वायर करता है, जैसे 1 और 2 के बीच में तो 1 लेंगे, 3 और 4 के बीच में तो 3 लेंगे, जैसे बोलेंगे 1,3। लेकिन दो डबल बॉन्ड है, तो ये बताने के लिए कि दो डबल बॉन्ड है तो डाई एफिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और साथ में क्या लगाएंगे, इन वर्ड का इस्तेमाल। अब जो मैं बहुत छोटा रूल बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम जगहों पे कम लोगों को पता होता है, कि हालांकि ये है रूल। वो रूल ये है कि अगर कभी भी प्राइमरी सफिक्स, अगर आप ध्यान से देखो ये प्राइमरी सफिक्स है, अगर प्राइमरी सफिक्स का नेम किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे डी एक कॉन्सोनेंट है, अब यहां पर डी को हमें काउंट करना है। ठीक है, अगर डी से स्टार्ट हो रहा है या किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो रूट वर्ड का जो एंड है वो हम ए पर करते हैं। मतलब आप पेंट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पेंटा बोलोगे। लेकिन कब, अगर प्राइमरी सफिक्स किस पे स्टार्ट हो रहा है,
किसी कॉन्सोनेंट से। हाँ, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन है? आप वाई को इग्नोर करोगे, वाई एक कॉन्सोनेंट है, आइन में आता है, ठीक है, लेकिन अगर आइन में आ रहा है तो आप पेंट ही इस्तेमाल करोगे, तो वाई को आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। हाँ, डाई आइन आ गया तो वहां पर एक कॉन्सोनेंट आ गया डाई का डी, तो फिर आप क्या यूज करोगे? अपने रूट वर्ड की एंडिंग करोगे ए से। तो नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर रूट वर्ड एंड हो रहा है ए से, पर यहां पर आपको रूट वर्ड में कोई भी ए लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमारा प्राइमरी सफिक्स एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, इंक्लूडिंग वाई, जबकि वाई एक वॉवेल नहीं है। ये रूल बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, आईयूपीएससी दरअसल में प्रैक्टिस का गेम है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कमांड होता चला जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी COH आ गया और ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और चलो एक यहाँ पे OH लगा दिया मैंने। अब हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम के लिए सबसे पहले पैरेंट चेन में क्या जरूर आनी चाहिए? फंक्शनल ग्रुप्स और मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ऐसा करने के लिए पैरेंट चेन जो रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़े या फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन जहां से पास पड़े। अब COH एक बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है कि इसमें खुद भी कार्बन होता है, तो इसके कार्बन को भी पैरेंट चेन में काउंट करा जाता है अगर इंक्लूड हो रहा है तो। ये हो जाएगा नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब ये जो OH है ना, ऐसा तो ये फंक्शनल ग्रुप के टेबल में था, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर COH उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, तो ये काम करेगा एज फंक्शनल ग्रुप और ये काम करेगा एज सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसका प्रीफिक्स नेम यूज करना है। तो OH का प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, उस टेबल में गिवन है, आप आराम से देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया ये सिंगल बॉन्ड अगर बाहर की तरफ डैंगल कर रहा है तो ये आपको पता है ये CH3 ग्रुप है। तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, थर्ड पे हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करेंगे तो 3 पे हाइड्रोक्सी पहले आएगा और हमारा 2 पे लगा है मेथिल, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। फिर रूट वर्ड 7 कार्बन का रूट वर्ड आएगा हेप्ट। इसके बाद थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, थोड़ी सी स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ 3,5 डाईईन। लेकिन जैसे मैंने देखा कि ये D से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने रूट वर्ड का एंड करूंगा A से, तो यहाँ आएगा हेप्टा। अब एक और बड़ा क्रूशियल रूल बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत कम बुक्स में गिवन होता है, कई बार टीचर्स को भी नहीं पता होता है। वो क्या है? अब डाईईन लिखने के बाद मुझे अपने सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है। एक ही COH है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तो हम चाहें तो ये बोलें कि ये 1 ओइक एसिड है क्योंकि COH का कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, या 1 अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। अगर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो उसकी लोकेशन नहीं भी बताएंगे तो भी चलता है, वो अलाउड है आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग। पर फिलहाल मैं एकदम क्रूशियल रखने के लिए 1 लिख भी देता हूँ और ओइक एसिड लिख देता हूँ। ओइक एसिड क्यों यूज करा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं, जबकि दो नाम थे? ओइक एसिड इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि COH का कार्बन हमने पैरेंट चेन में काउंट करा है, देखो इसे नंबरिंग दी है हमने और देनी पड़ेगी क्योंकि COH को हमने पैरेंट चेन में, COH के कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करा है, पैरेंट चेन में इंक्लूड करा है, ठीक है, तो उसे नंबर भी हमें देना पड़ेगा। अब जो क्रूशियल रूल मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है? देखो, दरअसल में प्राइमरी सफिक्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? एन होगा, इन होगा, आइन होगा। ये सब खत्म होते हैं ई से। ई एक वॉवेल है। अब कभी भी किसी भी नेम में एक वॉवेल के बाद अगर तुरंत दूसरा वॉवेल आ रहा है, बीच के नंबर को नहीं देखना, जैसे यहाँ पर देखो एक वॉवेल जैसे डाईईन ई पर एंड हुआ और ओइक एसिड ओ पे स्टार्ट हुआ, वॉवेल पे एक लेटर एंड हुआ और वॉवेल पे अगला स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो ई होता है अगर उसके बाद एक वॉवेल है तो हम पुराने वाले प्राइमरी सफिक्स के ई को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, यानी आप इसे नहीं लिखोगे। तो ये हो गई इसकी करेक्ट स्पेलिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखो आराम से समझो, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या बोला? ये रूल एक नया रूल है, ठीक है, हेप्टा वाला अलग था, वो मैंने पहले बता दिया है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, रूल क्या है, अगर प्राइमरी सफिक्स कोई भी इस्तेमाल करो, चाहे एन, चाहे इन, चाहे आइन, ई वर्ड पर एंड होता है, ई एक वॉवेल है, और सेकेंडरी सफिक्स भी अगर एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स का नाम LHS में डाई, ट्राई वगैरह आ रहा हो, ठीक है,
उसको भी इंक्लूड करोगे। अगर वो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो आप प्राइमरी सफिक्स का ई क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। तो अगर मेरी बात क्लियर हो गई तो एक एग्जांपल ये मैं चाहूंगा आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आप लोग खुद प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो कि हाँ भाई हमें कैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है, ठीक है। ट्राई करिए इस वाले कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देने का, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, और ये जो बहुत छोटे छोटे वाले क्रूशियल रूल्स बताए ना, इनको भी फॉलो करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो इसको जरा आईयूपीएसी नेम देने की कोशिश करो, ठीक है। चलो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो आई गेस प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, पैरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होते हुए ये पूरा पैरेंट चेन में इंक्लूड करना होगा। सीवेज का कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और पैरेंट चेन में आ सकता है, तो लेना है उसे। नंबरिंग करेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5, ये 6 और ये 7। सेकेंड कार्बन पे 2 सिंगल बॉन्ड बाहर की तरफ डैंगल कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों CH3 है और एक Cl ग्रुप है, ये क्लोरो है। तो हमें पता है 6 पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को पहले नाम देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा, तो हमारे पास 6 पे क्लोरो है। मैं भी बस इनको लिख रहा हूँ, 6 पे क्लोरो है, 2 और 3 पे डाईमेथिल है, 2,3 डाईमेथिल, ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, 6 क्लोरो। तो नाम देना मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सबसे पहले 6 क्लोरो आएगा, फिर 2,3 डाईमेथिल आएगा। अब हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या होगा, देयर आर 7 कार्बन, 7 कार्बन का रूट वर्ड जो होता है वो होता है हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, हमारे पास थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड आया है तो उसकी लोकेशन बताएंगे 3,5, डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे डाई इन। लेकिन हमें पता है डाई इन प्राइमरी सफिक्स है, नेम का प्राइमरी सफिक्स का पार्ट है जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है विच इज नॉट वाई, तो रूट वर्ड में ए लगाना पड़ेगा। आई होप आपने ये करा होगा, अगर नहीं करा है तो समझ लो आपने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। उसके बाद एक सीवेज ग्रुप है, तो एक सीवेज ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तो अगर आप 1 नहीं भी लिखना चाहते हो तो चलेगा, आप सिर्फ इसको ओइक एसिड भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना है अगर आपने इसे सिर्फ ओइक एसिड बोला है तो ई के बाद एक वॉवेल अगर आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स अगर ई से एंड हुआ है और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ है तो ये ई हटाना पड़ेगा। तो अगर आपने स्पेलिंग में ये ई लिखा रहने दिया था तो भी आपका नेम गलत था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स हैं, तो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, कई बार हमें पेरेंट मतलब टीचर्स नहीं बता पाते या बुक्स में हमें रेफरेंस नहीं मिलता है। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मतलब अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछोगे ना तो कई बार आपके कई फ्रेंड्स को भी ये रूल्स नहीं पता होंगे, ठीक है। आई गेस ये वाला आइडिया आप लोगों को क्लियर होगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दोगे, ठीक है। चलो अब यार फटाफट आ जाते हैं इस पार्ट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास पैरेंट चेन में ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, ऐसा एल्किल ग्रुप लगा होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए किसी पैरेंट चेन से अटैच था, आर मेरी पैरेंट चेन है और ये एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सॉरी ये एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है एल्किल ग्रुप। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसका कॉमन नेम हमें पता नहीं है। जैसे देखो CH3 जो होता है इसका कॉमन नेम हमें पता है, इट इज मेथिल, ठीक है। CH3 CH2 का भी हमें कॉमन नेम पता है, इट इज एथिल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो इस तरह का थोड़ा सा ग्रुप आ गया ये वाला जिसमें सेकंड कार्बन से अटैच होता है, जिसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो ऐसे छोटे छोटे नाम तो हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट्स के, और अगर ये ग्रुप हमें देखेंगे तो उनको नाम दे सकते हैं इन्हीं के ट्रिवियल नेम से। लेकिन अगर इतना कॉम्प्लेक्स सा ग्रुप आ गया तो इन कॉम्प्लेक्स से ग्रुप को नाम कैसे दें, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसके लिए भी आईयूपीएसी ने हमें रूल्स बताए हैं, तो उन रूल्स का डिस्कशन करते हैं और बड़ा ही सिंपल है। देखो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का एक ना एक कार्बन तो ऐसा होगा जो पैरेंट चेन से कनेक्ट होगा, ठीक है, जो पैरेंट चेन के किसी कार्बन से कनेक्ट होगा। तो रूल ये है कि चाहे कोई भी कार्बन ऐसा हो जो पेरेंट चेन के कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, उसे हमेशा नंबर 1 बोल दोगे आप, उसे हमेशा नंबर 1 बोल दोगे। इसका मतलब है नंबरिंग वहीं से करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, जो रूल्स हम लोगों ने अभी तक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के पढ़े थे, पैरेंट चेन फाइंड आउट करना, नंबरिंग करना, वो सब हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पैरेंट चेन फाइंड आउट करोगे, एक बात को ध्यान में रखते हुए कि उस कार्बन को नंबर 1 बोलना है,
जो पैरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पार्ट में से। तो ये नंबर 1 हो गया। पैरेंट चेन ढूंढनी है तो ये हमारी पैरेंट चेन हो गई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जैसे एक आईयूपीएसी कंपाउंड को नाम देते थे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वो नाम दे दो। जैसे यहाँ पर 1 और 3 पे देखो डाइमेथिल लगा है, तो हमने बोला 1,3 डाइमेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कोई एल्केन तो है नहीं, ये एक एल्किल ग्रुप है। तो क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इसके नाम की स्पेलिंग एन से, इन से, आइन से या किसी फंक्शनल ग्रुप के नाम से एंड नहीं हो सकती। इन सबके नाम के एंड में इल आना चाहिए, इन सबके नाम के एंड में इल आना चाहिए। तो उन्होंने, हमारे आईबीसी ने बड़ा सिंपल सा रूल दिया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो एन पे एंड हो रहा है तो एन को हटाकर उसकी जगह इल लगा देना। अगर इन पे एंड हो रहा है तो आप इन इल लगा देना, मतलब ये लास्ट वाला ई ड्रॉप करके इसी जगह वाई एल लगा देना। अगर आइन पे एंड हो रहा है तो आइन इल लगा देना, ठीक है। इस तरह से हमें ये चेंजेस करने हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ब्यूट एन होना चाहिए था पर एन को पूरा हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, एल लगा दिया, तो ब्यूटिल बन गया। तो ये हमारा इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने का तरीका हो गया। अभी एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने का मेथड और अच्छे से क्लियर होगा। पर एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है, फिर से बताऊंगा, ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है, बुक्स में भी नहीं दी होती, कि अब ये पूरा का पूरा नाम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है जिस नाम में डाई वर्ड आ रहा है। अब ये डाई वर्ड दरअसल में सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पार्ट है, तो ये डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा क्योंकि ये पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम है। और कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देते टाइम मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देते टाइम हमेशा इसे पैरेंथेसिस में लिखोगे। आप जब भी आईयूपीएसी नेम दोगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते टाइम आप हमेशा पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि ट्रिवियल नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप पुट करोगे। जैसे आइसो वगैरह वर्ड आ रहा है तो आइसो का आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। जैसे मैंने आपको बोला प्रीफिक्स, अगर आपने आइसो लगाया है, नियो लगाया है, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्शियरी इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। जैसे हमारे पास एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है ना हमारे पास, ये वाला, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, आप चाहो तो इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरह नेम दे सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन इसका ट्रिवियल नेम भी एक्सेप्टेड है आईयूपीएसी नेम देने के लिए। तो अगर आपने इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला तो सेकेंडरी का एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ब्यूटाइल को ही आपको क्या करना होगा, काउंट करना। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही है कि कैसे आपको ये चीजें डील करनी है। और देखो ये वाला रूल, सबसे लास्ट वाला रूल, कि कॉम्प्लेक्स एल्किल ग्रुप के नाम के एंड में इल आना चाहिए। इल लाने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपके प्राइमरी सफिक्स ई पर एंड हो रहा है, एन पर एंड हो रहा है, तो एन को तो पूरा हटाकर इल लगा दोगे, इन में ई हटाकर इन इल कर दोगे और आइन में ई हटाकर आइन इल कर दोगे। इस तरह के रूल हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक है, ये लगाया एक बड़ा ही तगड़ा सा Cl, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, और बाद में आगे ये मैंने कहा कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दो। तो आपको पता है पैरेंट चेन चूज करनी है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में नीचे चले जाते हैं पैरेंट चेन में कि लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट जा रहा है, फिर से मेरी बात, भाई साहब वो गलत कर रहा है। लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में आप पढ़े अगर रहे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कई बार पढ़ते हो लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट चेन है, नहीं भाई। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि पैरेंट चेन भले ही छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, उस हिसाब से पैरेंट चेन बनेगी। ये नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग में पैरेंट चेन से अटैच कार्बन को, सॉरी पैरेंट चेन के उस कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, जो कि कौन है यहाँ पर, ये वाला। अब या तो इसको मिलना चाहिए या इसको, क्योंकि दोनों तरफ COH है, यानी फंक्शनल ग्रुप से जजमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, वो भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज पड़े, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूट, तो सबसे क्लोज किधर पड़ेगा, सबसे पास इधर से पड़ेगा ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये वाला यहाँ से सेकंड कार्बन पे आ गया।
यहां से अगर मैं करता, देखो 1 2 सेकंड कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, जबकि यहाँ पर CH3 मिल जाएगा। तो यही, ये नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। अब नेम देना है तो CH3 तो मेथिल हो गया, लेकिन यार ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। ठीक है, कोई कॉमन नेम इसका नहीं है कि मेथिल एथिल या ऐसा कुछ बोल दे। तो इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर इसे सबसे पहले नाम देते हैं अलग से। कैसे देंगे? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन ढूंढो जो पैरेंट चेन के कार्बन से अटैच है। तो आपको दिख रहा है पैरेंट चेन में इस कार्बन से, थर्ड कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है। तो हमें पता चल गया इसी को नंबर 1 बोलना है, यानी नंबरिंग चेन यहीं से स्टार्ट करनी है सब्स्टिट्यूएंट की। अब यहां पर भी आप क्या करोगे? पैरेंट चेन ढूंढोगे। तो पैरेंट चेन यहां पर अगर कुछ नहीं है तो लॉन्गेस्ट तो ढूंढोगे कम से कम। लॉन्गेस्ट यहां पर हो गई, इधर चले गए। नंबरिंग करनी, नंबर में 1 तो यही मिलेगा, तो 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। इस CH3 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर 1 अगर ये है, यानी पैरेंट चेन यहीं से स्टार्ट हमें करनी है, तो ये वाला कार्बन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर जाएं और वापस इधर आ जाएं। कि कभी भी पैरेंट चेन में अगर एक कार्बन को आप स्किप कर चुके हो, एक कार्बन को क्रॉस कर चुके हो और वहां पर वापस आ रहे हो, तो उसका मतलब है आप गलत पैरेंट चेन फाइंड आउट कर रहे हो। ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। इन बातों को बड़े आराम से समझिएगा भाई, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को पहले अलग से नाम दे देते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में 3 पे क्लोरो लगा है और 1 पे मेथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स 3 पे क्लोरो लगा है, 1 पे मेथिल वो लिखा। फिर रूट वर्ड में 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप है ये दरअसल में एक सब्स्टिट्यूएंट है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एन पर एंड नहीं हो सकता। अगर वो एन पर एंड हो रहा है तो एन को हटाकर हम क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे। तो ब्यूट इल लिखेंगे, ना कि ब्यूट एन लिखेंगे। तो ये इतना बड़ा सा जो नाम है, ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो गया? नेम हो गया। ठीक है, अब हमें इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिल चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये एक CH3 ग्रुप है। तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो है मेथिल जो दरअसल में कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे। और ये पूरा बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम हमेशा पैरेंथेसिस में दिया जाएगा, ये लगा है थर्ड कार्बन पे। ये 3 दरअसल में क्या है? ये 3 तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नंबर को डिनोट कर रहा है। बाहर वाला 3 ये बता रहा है कि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन के किस कार्बन पे लगा है। नॉमेनक्लेचर टाइम इनके भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है। अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है तो हम नाम देंगे 3 क्लोरो 1 मेथाइल ब्यूटाइल। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म। अब आएगा सिंपल वाला, वो है 2 मेथाइल। तो 2 मेथाइल बोला हमने। फिर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे। 1 पे और 5 पे 2 ओइक एसिड लगे हैं तो हम लोग बोलेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। अगर को कई बच्चे यहाँ पर भी ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, वो कहते हैं सर आपने पीछे रूल बताया था कि 1 पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट कोई फंक्शन ग्रुप लगा है तो उसका नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कई बार यहाँ वाला 1 भी हटाने लगते हैं। नहीं भाई, 1 हटाने की कंडीशन तभी अलाउड है अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है और वो भी फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तभी आप उस 1 को अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर से हटा सकते हो। पर अगर मोर देन वंस आ गया हो, जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 पे आ रहा है, तो वहां पर आपको दोनों नंबर्स लिखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर का मेन मोटिव क्या है। नॉमेनक्लेचर का, इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर का मेन मोटिव है कि नाम से स्ट्रक्चर मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखना भूल गए तो किसी भी पर्सन को लगेगा 2 ओइक एसिड तो हैं जिनमें से एक 5 पर है, पर दूसरा कहाँ है वो नहीं पता है। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता था, तो उसके लिए लोकेशन बताना जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ 1 पे लगा है, मान लो एक ही होता और आपने नंबर नहीं लिया, तो वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ वो 1 पे ही होगा। आई गेस आप मेरी बात समझ रहे हो कि यहाँ पर किस तरह से कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देना और कैसे छोटी छोटी चीजों को हमें फॉलो करना है। और एक और बहुत छोटी सी बारीक सी बात नोटिस करिए, यहाँ पर पेंटेन की स्पेलिंग में मैंने ई को ड्रॉप नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि ई के बाद जो अगला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है विच इज डी, तो ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है प्राइमरी सफिक्स से। तो आई गेस ये वाला रूल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं यार, ताकि हमारा कमांड बढ़ पाए। ठीक है, तो ये देखो कमांड मतलब वही वाली बात है, आपको कमांड करना है कि आप कितना अच्छे से कमांड कर सकते हो। ये मैंने लिया,
यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये COH लगा दिया। एक काम करते हैं, इसको भी COH ले लेते हैं, चलो ये भी COH है। तो अब आप इसको IUPAC नेम दो, ठीक है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। और एक काम करता हूँ, यार एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो लगाऊं ही लगाऊं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाएंगे तो मजा क्या आएगा। Cl लगाया, Br लगाया, ठीक है, यहाँ पर एक और Br लगा दिया, ये बना लिया। तो अब हमें इसका IUPAC नेम देना है। चलो, तो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, इसे प्रैक्टिस करो कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर आराम से वीडियो को पॉज करके इसका नाम दीजिए, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करी तो जितने भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वो यूटिलाइज कैसे होने वाले हैं एक प्रॉपर IUPAC नोमेनक्लेचर देने में, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। और फिर हमसे वही वाली बात है, हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। तो हमें इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखनी है, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी दे दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी रूल्स IUPAC नोमेनक्लेचर में फॉलो हो सकते हैं अभी तक में, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आई गेस आपने ट्राई कर लिया होगा, तो प्रैक्टिस मतलब एक बार आज से चेक कर लेते हैं। पैरेंट चेन सबसे पहले अगर चूज करें तो ये पूरी पैरेंट चेन होगी कि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जितने आ सकते हैं वो लेने, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं। COH में एक्चुअली में OH का, OH में तो O है ना, उसको पैरेंट चेन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। OH जिस कार्बन से अटैच है वो जरूर होना चाहिए, वो रहा हमारे पास। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग जाहिर सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करता हूँ तो सेकंड कार्बन पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मेथिल है, तो नंबरिंग मुझे यहीं से करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले काम करते हैं इसी का निवारण करते हैं, इसको नाम देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये जो कार्बन है, ये पैरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सबसे पहला कार्बन इसी को देना है, यानी पैरेंट चेन स्टार्ट ही यहाँ से होनी है। तो अब पैरेंट चेन ढूंढना है हमें, तो पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट के लिए आपको ये पूरी चेन चूज करनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स पार्ट में, ठीक है। उसमें नंबरिंग करनी है, तो एक काम करता हूं मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वरना काफी कुछ मेसी हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाए भाई, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम जरा अलग से लिख लेते हैं। तो 1 वाले कार्बन पे देखो साइड में एक सिंगल बॉन्ड एंगल कर रहा है, तो आपको याद है सिंगल बॉन्ड अगर एंगल कर रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, वो CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप पकड़ा, तो ये हो गया मेरा 1 पे लगा है मेथाइल, 3 और 4 पे लगे हैं 2 ब्रोमो, और 2 पे लगा है क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर पुट करेंगे तो 3,4 पे लगा है मेरा डाई ब्रोमो, तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इस डाई का D, इसको नोमेनक्लेचर टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास Cl आएगा, तो Cl लगा है सेकंड कार्बन पे, तो अपन बोलेंगे 2 क्लोरो, और उसके बाद 1 पे लगा है मेथिल, तो अपन बोलेंगे 1 मेथिल, ठीक है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, 1 मेथिल। फिर रूट वर्ड कितने हो गए, 5 है, 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आना चाहिए, पर आपको पता है एन पूरा हटाकर आप क्या लिखोगे, इल, एन को पूरा हटा के इल लिखते हो। अगर इन आ गया होता, मान लो अभी मैं एग्जांपल में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो इन इल लगाना, यानी ये ई ड्रॉप करके आई एल लगा देना, और अगर आइन होता तो आइन में ये ई हटाकर क्या लगा दोगे, आइन इल लगा दोगे, तो जगह पेंटिल। ये हमारा दरअसल में इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को आप बाकियों के साथ कंपेयर करोगे तो इस डी को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब अपनी मेन पैरेंट चेन में देखते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, तो ये हमारे पास एक CH3 है, ये OH है। OH वैसे तो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन क्योंकि उससे ज्यादा प्रायोरिटी का एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH को माना जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट, ये कॉम्प्लेक्स वाला आ गया हमारे पास। तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को जरा मैं लिख लेता हूँ। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स वाला, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, ये कौन से कार्बन पे लगा है, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग सही है तो ये 7th कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये 7 पे मान लेंगे। 2 पे लगा है मेथिल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ OH है, 4 पे लगा है, और 4 पे OH सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी नाम देते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो 2 मेथिल, 7 पे ये है, 4 पे हाइड्रोक्सी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो इसको नाम देंगे तो 7-3,4। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर दिया जाता है, ये रूल है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 3,4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर 1 पे लगा है मेथिल, ठीक है, और ये क्या है हमारा पेंटिल। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम खत्म। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारा मेन पैरेंट चेन है उसमें आएगा हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट,
तो 4 पे लगाया हम लोगों ने हाइड्रोक्सी, और फिर इसके बाद कौन आएगा, 2 पे आएगा मेथिल। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रीफिक्स खत्म। रूट वर्ड, तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 7 8 9 9 9 कार्बन के रूट वर्ड आता है नॉन। अब हमारे पास थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 3,5 डाइईन आएगा। लेकिन अगर प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्ट वाई, तो रूट वर्ड में ए लगाना होता है, तो नोना बोलेंगे, नोना 3,5 डाइईन। और उसके बाद 1 पे और 9 पे 2 ओइक एसिड लगे तो डाई ओइक एसिड बोलेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स अगर एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि डी से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स डाइईन की स्पेलिंग जो ई से एंड होती है उसे हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसे हटा दिया था तो गलत कर दिया है, ए नहीं लगाया था तो भी गलत कर दिया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जितने भी बारीक बारीक रूल्स हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ होमवर्क प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क प्रैक्टिस का सोल्यूशन भी मैं आपको मतलब एक पीडीएफ फॉर्म में बनाकर दे दूंगा, जो कि जिसका लिंक आपको दरअसल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होमवर्क सोल्यूशन का लिंक, होमवर्क सोल्यूशन को वहीं से आप देख लीजिएगा, अपने आंसर्स को मैच जरूर कर लीजिएगा। होमवर्क सोल्यूशन में मैं किसी भी अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप को इस्तेमाल करूंगा। उस फंक्शन ग्रुप की टेबल आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वीडियो में पड़ी हुई थी, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहां से उसके सफिक्स नेम अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो सफिक्स नेम यूज करिएगा, और अगर प्रीफिक्स नेम इस्तेमाल हो रहे हैं तो प्रीफिक्स नेम यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, व्हिच, यहाँ पर हमारे पास बी आर है, यहाँ पर हमारे पास सी एल है, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। सेकेंड कंपाउंड, मान लीजिए हमारे पास CHO है, ये हमारे पास CHO है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैं सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ, इसको करिएगा। थर्ड, मान लीजिए मेरे पास OCl है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिया है, और यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इस तरह से एंड हो रहा है। फोर्थ, मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, COH COH, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, और यहाँ पे मान लीजिए Br लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसका नाम दीजिएगा। फिफ्थ, देखिए रूल्स बड़े सिंपल सिंपल है। ठीक है, कब आपको प्राइमरी सफिक्स में, कब आपको प्राइमरी सफिक्स के कॉन्सोनेंट होने की वजह से वोवेल का आपके रूट वर्ड में ए का इस्तेमाल करना है वो भी सोचिएगा। Cl लगा है, यहाँ Br लगा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड पे एंड हुआ है ये। चलिए इन पांचों को प्रैक्टिस करेगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हैं। आगे आपके पास प्रैक्टिस की शीट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी किसी ऐप पर या किसी हमारे ऐप पर या पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको एक प्रैक्टिस शीट्स में आपको प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हो पाए, जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आपके पास प्रैक्टिस जम के बनी रहे, और जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा टॉपिक्स पर कमांड होता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।